अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन कवर करेंगे। ठीक है, लिप्टन कोड का चैप्टर नंबर 16 है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, फैटी एसिड जो है इसमें बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमने जो भी काम करना है वो बीटा कार्बन पे करना है। सो व्हाट इज़ द बीटा कार्बन। अब फैटी एसिड क्या है, COOH। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन चेन लगी हुई है, 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करती है। ये जो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप का होता है, इसके साथ वाला जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा के साथ वाला जो कार्बन होता है इसे कहते हैं बीटा कार्बन। ये बीटा ऑक्सीडेशन है, जिसका मतलब ये है कि जितना भी काम होना है ना इस बीटा कार्बन के साथ होना है, इसलिए हम इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन किस साइट का है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया में होना है, तो अब हमें फैटी एसिड को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाने के लिए ना हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है आपको पता है कैसे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस दोनों मेम्ब्रेन्स को जो है वो क्रॉस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। मीडियम अगर तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जिसकी चेन लेंथ छोटी है, शॉर्ट फैटी एसिड, या मीडियम फैटी एसिड है, तो ये तो ईजीली क्रॉस कर जाएगा इसको। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को। लेकिन लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसको जो है वो क्रॉस करने के लिए हमें जो है वो एक शटल की ज़रूरत होती है, कार्निटीन शटल की। यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक सवारी है, ठीक है, जिसको एक गाड़ी की ज़रूरत है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो गाड़ी क्या है, वो गाड़ी एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, ठीक है, वो कार्निटीन शटल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, छोटी चेन वाले तो आसानी से गुजर जाएंगे, उनका कोई मसला नहीं है। तो कार्निटीन शटल जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेशन स्टेप्स, कार्निटीन शटल इनहिबिटर वगैरह, ये सारे जो है ये सिर्फ इस एक डायग्राम की बात है सारी, जिसमें आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो फैटी एसिड्स है ना, फैटी एसिड RCOOH, मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया था। COOH ग्रुप जो है ये वाला फैटी एसिड होता है, और ये सारा कार्बन बीटा कार्बन कौन सा होता है, जो अल्फ़ा के साथ वाला होता है। अब इसमें जब तक फैटी एसिड जो है इसके साथ को ए ग्रुप नहीं लगेगा, ये एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो अब फैटी एसिड को आपने क्या किया, आपने को ए जो है लगा के फैटी एसिड को एक्टिव किया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को है। अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड के साथ मिलता है। ये कार्निटीन शटल मैं आपको समझाने लगी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की पहली मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब फैटी एसिड मिलेगा हमारे पास को ए के साथ। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए। ठीक है, फैटी एसिड को ए दोनों मिलके क्या बना, फैटी एसिड को ए। एक्टिव करने के लिए फैटी एसिड को ए की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एंजाइम जो यूज़र है वो कौन सा, एसाइल को ए सिंथेटेज, नाम से ही जाहिर है, एसाइल को ए बनाने वाला। एसाइल को ए सिंथेटेज, एसाइल बन गया, इसमें एक मॉलिक्यूल जो ATP जो है वो यूज़ होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, साथ में पायरोफॉस्फेट बनता है। जब हम यहाँ पे आगे बायोएनर्जेटिक्स में जब आपको एनर्जी काउंट बताऊंगी, जब ATP से ADP बनता है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ATP से AMP बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए। इस बात को याद रखना है। लास्ट में जब मैं आपको ATP काउंट करवाऊँगी बीटा ऑक्सीडेशन से, तो तब आपको जो है इसकी ज़रूरत होगी, ये बात अब तक याद रखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास एसाइल को ए सिंथेटेज ने क्या किया, फैटी एसिड को कोए से मिला के लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए बना दिया। अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए जो है ये जो है इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब अंदर आएगा, अंदर आके अब यहाँ पे कार्निटीन का मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जिसने इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस करने में हेल्प करनी है। ये सब जो है वो गाड़ी है जिस पे बैठ के इसने आगे जाना है। अब ये एंजाइम जो है ये लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए जो है ना, फैटी एसिड इस गाड़ी से उतर के ना, कोए की गाड़ी से उतर के कार्निटीन पे बैठ जाएगा। वो कैसे, ये कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 जिसे बोलते हैं CPT1। ठीक है, कार्निटीन कार्निटीन पाल्मिटोइल, ठीक है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यहाँ पे इन्होंने पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला जो होता है सैचुरेटेड वो लिया है, तो पाल्मिटोइल के साथ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये को ए को लैदा कर देते हैं, को ए से कहता है तुम निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और इस फैटी एसिड के साथ कार्निटीन को जोड़ देते हैं। तो क्या बन गया, फैटी एसिड जो है वो कार्निटीन के साथ अटैच हो गया। अब ये जो है एंजाइम
ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के, ये अभी दो माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान वाली स्पेस है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास आ गया, यहाँ से ट्रांसलोकेज जो है इसे अंदर ले आएगा। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन जो है वो अंदर आ गए। अब इसको क्या होगा कि अब जो है वो यहाँ पे दूसरा एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं CPT2। वहाँ पे क्या था, आउटर मेम्ब्रेन पे CPT1 था, इधर क्या है CPT2। CP2 यानी कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 2। अब ये जो रिएक्शन वहाँ पे कहते हैं वापस कर देगा, कार्निटीन को लैदा कर देगा और फैटी एसिड के साथ जो है ये कार्निटीन को कहेगा भाई तुमने जो है तुम वापस जाओ, अभी और फैटी एसिड आ रहा है, तुम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनर तक लेके आओ। तो इससे कार्निटीन को सेपरेट करेगा, कोई अटैच हो जाएगा तो ये बनेगा लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोई। कार्निटीन वापस आएगा, कार्निटीन वापस आके इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि कार्निटीन जो है वो अब हमें और भी चाहिए। यहाँ पे एक ही तो मॉलिक्यूल ही ना अंदर लेके जाना था, इस स्टेप पे कार्निटीन जो है वो हेल्प करेगा ये कहाँ से कि आउटर से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक चले जाएं, तो और आता जाएगा और ये इसको करता जाएगा। तो ये कार्निटीन जब ये मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा फिर ये गाड़ी वापस आ जाएगी अपनी उसी जगह पर और दोबारा से सवारी जो इसकी फैटी एसिड थी उसको बिठाएगी। तो ये है। अब बेसिकली हमें जो है भी फैटी एसिड को एक्टिव करना है ना, हमें इसको कोए के साथ अटैच करना होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए भी हम जो प्लीज कर्सर लेंगे फैटी एसाइल कोए होगा, इसलिए भी हमने इसके साथ कोए को अटैच किया। तो ये था जी आपका कार्निटीन शटल। इस कार्निटीन शटल को इनहिबिट कौन करता है, मेलोनाइल कोए इनहिबिट करता है CPT1 को। सवाल कि ये क्यों इनहिबिट करता है, इसलिए इनहिबिट करता है कि फैटी एसिड जो है ना इसकी जब भी ये हम क्या पढ़ने लगे हैं, फैटी एसिड की डिग्रेडेशन पढ़ने लगे हैं ना। तो फैटी एसिड की डिग्रेडेशन जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो है फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही। फैटी एसिड की सिंथेसिस कब होगी, जब हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा, आपने बहुत सारा खाना खा लिया तो अब आपकी बॉडी में फ़ैट जमा होगा, आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे। अब आपने फैटी एसिड की डिग्रेडेशन कब होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप फास्टिंग की स्टेट में और काफ़ी देर से आपने खाना नहीं खाया हुआ, तो उस वक्त जब आपकी बॉडी में फैटी एसिड होगा वो टूटने लगेगा। तो इस कंडीशन में फैटी एसिड बनना तो नहीं है। अब ये जो कंपाउंड है ना मेलोनाइल को ए, आप लास्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे तो मैं फैटी एसिड की सिंथेसिस बताई थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि मेलोनाइल को ए पहला स्टेप है फैटी एसिड बनाने के लिए, हमें सबसे पहले मेलोनाइल को ए बनाना होता है। तो मेलोनाइल को ए बनने का मतलब क्या है कि फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी चाहिए। अगर ये मेलोनाइल को ए बन रहा है ना तो इसका मतलब है कि ये इनहिबिट करेगा कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 1 को, यानी कि जब सिंथेसिस होगी उस टाइम पे डिग्रेडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये कार्निटीन शटल्स की और जो है वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो ये जो है इससे भी रेगुलेट होती है, एसिटाइल को ए कोए रेशियो से भी रेगुलेट होती है। ठीक है, एसिटाइल को ए जो है हमें फैटी एसिड बनाने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, कार्निटीन जो है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। कार्निटीन जो है वो आपको डाइट से कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मीट से, गोश्त खाने से मिल सकता है, लाइसिन मिथियोनिन जो अमीनो एसिड है इनसे मिल सकता है। पाथवे जो, और ये लीवर और किडनी जो है ये सिंथेसाइज कर सकते हैं इस तरह से। 90 स्केलेटल मसल कंटेन 97% ऑफ ऑल कार्निटीन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कार्निटीन की डेफिशिएंसी जो है अब इनको देख लीजिए। कार्निटीन डेफिशिएंसी किस तरह से प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी कब होगी, जब मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट है, यानी कि जो मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना इनमें कोई डिफेक्ट है ना, तो हम कहते हैं कि प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है। अगर तो बीटा ऑक्सीडेशन में डेफिशिएंसी है, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ठीक है, ये सारा स्टेप सिर्फ कार्निटीन शटल का था इसको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में अगर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही ना फिर हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है। अब देखो प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी जो है इसमें कौन सा डिफेक्ट था, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट था। ठीक है, तो इसमें जो है वो डेट प्रिवेंट अपटेक ऑफ कार्निटीन। ठीक है, कार्निटीन जो है वो कार्डियक और स्केलेटल मसल में कार्निटीन जो है वो अपटेक नहीं हो सकेगा इसका, जिस वजह से कार्निटीन जो है वो अंदर जा नहीं पा रही, अपना काम नहीं कर पा रही, वो सवारी के तौर पे एक्ट नहीं कर रही, फैटी एसिड को जो है वो आउटर से इनर तक लेके नहीं जा रही और फिर कार्निटीन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाएगी। ओके, अब सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी डिफरेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्निटीन होता है लेकिन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही होती, जिस वजह से एसाइल कार्निटीन जमा होने लग जाता है। ये देखें, ये फैटी एसाइल, ये सारा कार्निटीन शटल हो गया, तो नॉर्मल शटल था ना। यहाँ पे आके क्या हुआ था कि ये कार्निटीन जो है वो सेपरेट हुआ था, फिर वो कार्निटीन वापस गया था। कार्निटीन की एक प्रॉपर अमाउंट हमने मेंटेन की थी, ऐसे नहीं कि कार्निटीन को जोड़ जोड़ के हम ख़त्म किए जा रहे हैं। अब अगर बीटा ऑक्सीडेशन आगे नहीं ना हो रही तो ये जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये फैटी एसाइल कार्निटीन, यही जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको जो है वो वापस नहीं जा पाएगा, ऑक्सीडेशन में मसला होगा। तो उस सारे स्टेप्स जो है उससे क्या होगा, एसाइल कार्निटीन जमा हो जाएगा। एसाइल कार्निटीन किस में सिक्रीट होगा, यूरिन में। ठीक है, तो फिर एसाइल, अब देखो प्राइमरी कार्निटीन में क्या जमा हो रहा था, उसमें सिर्फ कार्निटीन जमा हो रहा था क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टर नहीं था, वो सेल के अंदर नहीं था जा रहा है सारा, तो ये जो है एक्सक्रीट हो रहा था। सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में क्या जमा हो रहा है, एसाइल कार्निटीन, और यही एक्सक्रीट भी हो रहा है। ठीक हो गया।
इसके अलावा एक चीज़ होती है एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड का क्या मतलब है? चीज़ आपने खुद एक्वायर की है। इसका मतलब ये है कि लीवर आपको पता है लीवर बहुत सी प्रोटीन्स बनाता है। इसका मतलब ये है कि लीवर कार्निटीन आपका बना ही नहीं रहा। तो अब जो डेफिशिएंसी होगी कार्निटीन की उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन जो है वो डिफेक्ट्स, ये लाइन देख लें, डिफेक्ट्स से माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन CPT1 एंड CPT2। ये जो हमने कार्निटीन शटल में CPT1 CPT2 देखे, इनकी में भी कोई मसला आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि मतलब फिर भी मतलब ये मसला हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीडेशन वगैरह का। ठीक है। स्केलेटल मसल में सबसे लीस्ट कॉमन होती है। ठीक है। और ये उसकी फीचर्स के इट प्रेजेंट्स एज मसल वीकनेस। ठीक है। मसल वीकनेस क्यों होगी अगर कार्निटीन डेफिशिएंसी है? मसल वीकनेस जाहिर सी बात है इसलिए होगी क्योंकि जब आपकी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, कार्निटीन सवारी था, वो फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा। फैटी एसिड से क्या मिलता था? जब आप हम क्या करते हैं नॉर्मली, एक बंदा जो है वो फास्टिंग में होता है तो उसके कहते हैं कि पतला हो गया है, डाइट से जो है फैट बर्न करती है, फैट बर्न करती है, एनर्जी मिलती है। तो जब आप कुछ आपकी बॉडी में फ़ैट बर्न नहीं कर रही, ठीक है, तो कार्निटीन की डेफिशिएंसी की वजह से वो फैट माइटोकॉन्ड्रिया में जा ही नहीं रही, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो ही नहीं हो रही, तो मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिस वजह से मसल वीक हो जाएंगे। ठीक है। माइग्लोबिनीमिया होता है। ठीक है। ब्लड में माइग्लोबिन प्रेजेंट करता है। ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करने पर। और इसके ट्रीटमेंट्स में ये होता है कि आप जो है वो डाइट में लो ठीक है वो ऐसे डाइट खाओ जिसमें फ़ैट ही कम हो। ठीक है। ताकि मसला ही ना हो, क्योंकि बॉडी फैटी एसिड की डिग्रेडेशन नहीं कर पा रही ना, तो फैटी एसिड वाली डाइट कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट वाली ज़्यादा खाओ। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है, मैंने आपको पहले स्टार्ट पे बताया था कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है इनको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्लोज करने के लिए कार्निटीन शटल की जरूरत है, नॉट मीडियम और शॉर्ट चेन। तो इसका मतलब है कि अगर आप मीडियम चेन फैटी एसिड भी खा लोगे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी खा लोगे तो ओके है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर इजीली चली जाएंगे। अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी भी होगी ना, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग चेन फैटी एसिड ये नहीं जा सकता, ये बहुत लंबा है, इसको जाने के लिए मोटा है, ठीक है, बल्कि है, तो इसको जाने के लिए कार्निटीन की ज़रूरत थी। वो उसके अंदर बैठ के तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्लोज करता था। तो अब मसला जो है वो ये आ जाता है, आप ऐसी डाइट खा सकते हो जिसमें मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो, लेकिन ऐसी डाइट नहीं खा सकते जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो। और बेटर ये है कि आप फैट को प्रिवेंट करें और कार्बोहाइड्रेट लें अगर आपको कार्निटीन डेफिशिएंसी है तो। ठीक है। और शॉर्टर चेन फैटी एसिड जो है वो कैसे एंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उन्हें कार्निटीन की ज़रूरत नहीं होती, और ये 12 कार्बन से कम वाले को हम शॉर्टर चेन कहते हैं। इसके अलावा मीडियम चेन फैटी एसिड जो हैं ये मिल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन में मैंने आपको पहले बताया था कि बीटा कार्बन कौन सा होता है कि COOH जो है ये आपका ग्रुप है। ठीक है। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके साथ सारे पीछे कार्बन लगे हुए, जितने कार्बन वाले चेन होगी उतने कार्बन वाला, ज़ाहिर है 4 वैलेंसीज होती हैं, बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर लें। अब मैंने कहा था ये फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। ये जितना भी काम होता है ना बीटा ऑक्सीडेशन में, बीटा कार्बन पे होता है। अब बीटा कार्बन जो है वो हमारा कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है। कि ये हमारे पास 1 2 3 थर्ड वाला कार्बन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, और सेकंड स्टेप होता है हाइड्रेशन। ठीक है। ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है ये मैं आपको साथ साथ बताई जा रही हूँ। और फिर तीसरा स्टेप होता है डीहाइड्रेशन, और लास्ट स्टेप होता है थायोलाइसिस। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स जो है ना, ये इन 4 स्टेप्स में होते हैं। इसमें हर एक जो बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप है ना, अगर 16 कार्बन की चेन है ना, ठीक है, जैसे ये 16 कार्बन की चेन है, तो फॉर एग्जांपल 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, हर एक साइकिल में ना 2-2 कार्बन अलग होते जाएंगे। ठीक है। हर एक साइकिल में 2-2 कार्बन अलग होते जाएंगे, और इसे बोलते हैं एसिटाइल को ए। ठीक है। एसिटाइल को ए की फॉर्म में 2-2 कार्बन अलग होते जाएंगे और एंड पे सारा टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 16 कार्बन वाला था, ठीक है, अगर 16 कार्बन वाला था तो फिर एक साइकिल के बाद कितने कार्बन बचे? 14। फिर एक और साइकिल किया, कितने बचे? 12। फिर कितने बचे? 10। फिर कितने बचे? 8। फिर कितने बचे? 6। फिर कितने बचे? 4। फिर कितने बचे? 2। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी साइकिल चलाए आपने? 7 साइकिल चले। ठीक है। और 2-2 करके सारे फैटी एसिड टूटते गए। ठीक है। साइकिल कैसे काउंट करते हैं उसका मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है। बल्कि ट्रिक नहीं, वो होता ही है। तो इस तरह से हमने 2-2 करके कार्बन तोड़ने हैं। इस 1-2-2 करके जब कार्बन टूटता है ना, तो इसमें इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि एक NADH आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसके अलावा ये एक में ही वो 4 स्टेप आ रहे हैं। इस 16 से 14 होने में 2 कार्बन के जाने में ही 4 स्टेप आ रहे हैं, ये वाले 4 स्टेप, डीहाइड्रोजिनेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर डीहाइड्रोजिनेशन, फिर थायोलाइसिस। फिर ये जो है ये 4 स्टेप आते हैं, फिर ये 2 कार्बन कम होते हैं, और इसमें हमें कितनी एनर्जी मिलती है? एक NADH मिलता है, एक FADH मिलता है। ठीक है।
है। इसके अलावा हमें एक एसिटाइल को ए मिलता है, ठीक है, हर साइकिल में, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसमें हमने इसकी एनर्जी काउंट वगैरह देखना होता है। पहले तो हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि दो कार्बन लैदा करते जाओ। ये दो कार्बन किस तरह से आता है, एसिटाइल को ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 2 कार्बन इस तरह से अलग होते होते एंड तक पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। और ये सारे कार्बन जो है वो लैदा हो जाते हैं और एक एक हर साइकिल में एक एक NADH एक FADH मिलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने साइकिल चलनी है। जितने कार्बन वाला ये है ना, ठीक है, जैसे 16 कार्बन वाला है, उसको 2 पे डिवाइड करो, -1, ठीक है। जितने कार्बन वाला, इसे बोलते हैं N/2 -1। N होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब मैंने 16 कार्बन वाला फैटी एसिड लिया था, जैसे पाल्मिटिक एसिड, तो अब 16 को 2 पे डिवाइड किया, कितना आया 8, 8 में से एक निकाला 7। ये देखेंगे, आपने काउंट भी कर लिया था तो भी 7 साइकिल तक, गिनती भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2-2 करके कितने कार्बन लैदा होंगे। तो इस तरह से 7 साइकिल जो है वो चलेंगे और हर साइकिल में एक NADH एक FADH और एक जो है वो एसिटाइल को ये प्रोड्यूस होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, फिर स्टेप्स पे आगे जाते हैं कि जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें 2 एसिटाइल को आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब ये 4 से आगे जाता है ना, तो 4 वाला देखो 6 से हमारे पास 4 आया, ठीक है, यहाँ पे 16 4, ठीक है, एक 2 कार्बन वाला अलहदा हो गए, 2 कार्बन गए यहाँ पे। 14 से 12 में 2 कार्बन गए यहाँ पे। 12 से 10 में 2 कार्बन गए यहाँ पे, ठीक है। 10 से 8 में 2 कार्बन गए यहाँ पे। 8 से 6 में 2 कार्बन गए। 6 से 4 में 2 कार्बन गए। अब 4 से जब 2 बन रहा है तो 2 कार्बन गए हैं? नो, नॉट एट ऑल। 4 से 2 में 2 कार्बन तो गए हैं, ठीक है, और ये 2 कार्बन एंड पे एक, हाँ, 4 से 2 में 2 कार्बन ही गए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एंड पे जो 2 बचा है ना, ये इसका क्या मतलब है कि एक एसिटाइल को ये है, एक एसिटाइल ये खुद है। एंड पे 4 से जब बनता है ना, एंड पे हमारे कितने, जब 4 कार्बन से बचते हैं तो फिर 2 एसिटाइल को यहाँ पे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जितने साइकिल है ना, जितने साइकिल हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको साइकिल का फॉर्मूला बता दिया कि जितने कार्बन होंगे उसे 2 पे डिवाइड करना, उससे फिर -1 कर देना, तो आपको पता चल जाएगा इतने साइकिल चलेंगे। जितने साइकिल होंगे उतने NADH आएंगे, 7 NADH आएंगे इसमें, साथ ही इसमें FADH आएंगे, ठीक है। और एसिटाइल को कितने आएंगे, 8। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हर एक में 2-2 कम होते जा रहे हैं और एंड पे वाला जो 2 बचे है ये भी तो काउंट करना है कि इसको मिक्स कर देना है, तो ये भी काउंट करना है आपने। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साइकिल वाले जो लगे हैं और एंड पे जो दूसरा 2 बचे थे ये 8, तो 8 एसिटाइल को ये हो गए, ठीक है। और 7 साइकिल के साथ नहीं, ये 7 FAD, ठीक है। ये तो किस्सा हो गया ख़त्म। अब ये 1-2 कार्बन जो है वो अलग करने के लिए हमने 4 जो है वो स्टेप्स जो है वो चलाए थे। वो कैसे, ये को ए ग्रुप लगा हुआ है COOH, उसके साथ ये को ए ग्रुप होता है S और को ए, ठीक है। तो अब इसमें हमने किया क्या था बेसिकली कि अच्छा, हमने किया क्या था कि 16 जितने भी कार्बन वाला फॉर एग्जांपल है, इसमें ये तो कौन सा कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला COOH था ना, जिसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है। इसके साथ पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तीसरे वाला कार्बन बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पे हमने सारा कुछ करना है। अब पहला स्टेप कौन सा था, पहले स्टेप में हमारे पास FADH बनता है। मैंने आपको बताया था एक स्टेप में एक FADH बनता है, NADH बनता है, एसिटाइल को ही बनता है। अब पहला स्टेप जो है इसमें FADH बनता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर ऐड होता है, तीसरे स्टेप में NADH बनता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये चौथा स्टेप है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एसिटाइल को ही बन रहा होता है, ठीक हो गया। अब ये देखो, जो फर्स्ट स्टेप है आपका डिहाइड्रेशन, पहला स्टेप कौन सा था, डिहाइड्रोजिनेज। इसमें एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज आता है, ठीक है। ये क्या मतलब है डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं हमने। तो ये जो बीटा कार्बन है ना, इसमें इस पे काम करना है आपने, ठीक है। इसमें हमने ये फैटी एसाइल को था, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन इसका ले लिया, एक हाइड्रोजन इसका ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। आपने सिर्फ बीटा कार्बन पे गौर करना, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे ही होगा, ठीक है। तो बीटा कार्बन पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अभी डबल बॉन्ड बन गया, आपके पास क्या गया, ट्रांस टू इनोइल कोए, ठीक है। इनोइल क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कोए, ठीक है, ये वाला कार्बन 2 है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास ये आ गया, FADH2 बन गया, वो 2 हाइड्रोजन FAD ने ले लिया, वो FAD से FADH2 बन गया। अब हमने वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करके क्या होगा, हम H और OH ऐड कर रहे हैं। OH जो है वो हमारे पास कहाँ पे ऐड होना है, जाहिर सी बात है, हमने कहा था बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे OH गया और इसके पास H गया। अब ये क्या बन गया, ये सारा का सारा वही एसाइल को है। अगर आप देखो ना तो एसाइल को है, सिर्फ जो 1 2 3 तीसरे कार्बन यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड स्टेप हो गया हाइड्रेशन वाला। फिर तीसरे स्टेप में फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आना था, जैसे मैंने बताया था। उसी तरह से 3 हाइड्रोक्सी एसाइल, ये इस सबस्ट्रेट का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम आता है। फिर NAD, यहाँ पे फिर अगेन क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जो है ये लूज़ करेगा, ठीक है। उसी तरह से इसने 2 हाइड्रोजन लूज़ किए, ये वाले बीटा कार्बन के जो ये 2 हाइड्रोजन थे ये दोनों गए, NAD पॉजिटिव NADH बन गया। तो ये सारा बाकी सारा कंपाउंड वही है, सिर्फ बीटा कार्बन पे गौर करें, हम बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बीटा कार्बन का काम सारा हम तमाम कर रहे हैं। तो C के साथ ये डबल बॉन्ड C ने अपने
वैलेंसी तो पूरी करनी थी, वो डबल बॉन्ड ओ इसके साथ बना लेते, 1 2 3 4 4 वैलेंसी पूरी होगी। CH2 वैसे है, बाकी सारा वैसे। तो ये क्या बन गया, ये भी इसाइल ही है, ठीक है। उसी तरह से अब ये जो COO है ना, ये कीटो ग्रुप होता है। COOR अगर वो 8 क्लास की बात याद हो तो ये 3 कीटो इसाइल कोए बन गया, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया हाइड्रेशन वाला, तीसरा भी हो गया। हमने पहले स्टेप में FADH बना लिया, दूसरे स्टेप में वाटर ऐड कर लिया, तीसरे स्टेप में हमने NADH पैदा कर लिया, तीसरा स्टेप आ गया थायोलेज एंजाइम वाला। इसमें बीटा कीटोसाइल थायोलेज आता है, इसमें कोए ऐड होता है। कोए क्या करता है, अब ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ से टूट जाना है। ये कितने कार्बन वाला बन गया, 1 और 2 2 कार्बन वाले ये जो कंपाउंड है, ये तो भाई कौन सा, ये कोए ग्रुप है, ये वाला जो अटैच हुआ है, ये इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करें आप, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया, ये 2 कार्बन वाला ये यहाँ से सेपरेट टूट जाएगा, ठीक है। ये बीटा कार्बन से हमने कहा था सारी छेड़ता नहीं, बीटा कार्बन के साथ करनी है बीटा ऑक्सीडेशन में। तो ये फैटी साइल कोई बन गया, बाकी जो अलहदा होगा उसको फिर आवारा तो नहीं छोड़ देना ना, तो कोई उसके साथ ऐड होता है, फिर एस कोई, और बाकी जो है ये वाला सारा ग्रुप क्या बन गया, एसिटाइल कोई। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस है जो बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह का जो आपके साथ चल रहा है। तो 4 स्टेप्स जो है इसके, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है, कि किस किस तरह से क्या क्या होता है, कि 16 कार्बन वाला था तो किस तरह से एक एक जा रहा है एंड पे, ठीक है। अब ये 16 कार्बन वाला तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था 16 कार्बन वाला, इसमें आपके पास 7 साइकिल चलेंगे, 7 NADH आएंगे, 7 FADH आएंगे और 8 एसिटाइल को आएंगे। अब ये जो लिपन कोड की बात है ना, लिपन कोड कहता है कि एक NADH से ना 3 ATP आते हैं। क्या कहता है, एक NADH से 3 ATP आते हैं और एक FADH से 2 ATP आते हैं। यहाँ पे मेरी बात प्लीज़ गौर से सुनिएगा, कान खोल के, और स्पीड अगर बढ़ाई हुई है तो उसको स्लो करके, कि एक NADH से 3 ATP आते हैं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो गलत है, जो लिपन कोट में भी लिखा हुआ है। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना आपका, अगर आप मेरी बात को फॉलो कर सकें, मान सकें, यकीन कर सकें, तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, मतलब कि चेंज नहीं हो चुकी। अब बेसिकली बात ये है कि ये बात ये यहाँ पे ये मैंने अब बुक चेंज की है, हार्पर की बुक है या हायर बुक्स हैं जितनी भी, वहाँ पे जो है हमारे पास पहले तो ये देख लें कि हम बात किस चीज़ की करें, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाले, FADH कितने बने थे 7, NADH कितने बने थे 7, एसिटाइल कोई कितनी आए थे 8। ये बुक कहती है, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं यही कहती हैं कि FADH से 2 नहीं बल्कि 1.5 ATP आते हैं, NADH से 3 नहीं बल्कि 2.5 ATP आते हैं, एसिटाइल को से 12 नहीं बल्कि 10 ATP आते हैं, ठीक है। तो आपने मानना किस बुक को है, या तो अगर उन्होंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो फिर वो एक अलग चीज़ है कि NADH से कितने ATP आते हैं, MCQ में आता है, एक तरफ 3 लिखा है एक तरफ 2.5 लिखा, तो 2.5 को टिक कीजिएगा। खैर ये अब आपकी अपनी मर्जी है, ये बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिपन कोर्ट में ये जो बात लिखी है पुरानी बात है, वैसे नए एडिशन में आई गेस चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब एक NADH से कितने ATP आते हैं 2.5। अब 7 NADH आएंगे तो कितने ATP आएंगे 17.5, मल्टीप्लाई कर लो। एक FADH से कितने ATP आते हैं 1.5, 7 से कितने आएंगे 10.5, मल्टीप्लाई कर लो। एक एसिटाइल को से 10 ATP आते हैं। अब 8 एसिटाइल को पैदा हो रहे हैं तो कितने टोटल ATP आएंगे 80 ATP। इन सबको ऐड करो तो आपको पता चला कि जी 108 ATP, ठीक है। कितने 108 ATP जो है ना वो टोटल आपके इसमें बनेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जो है वो आता है अगेन के भाई ये जो है मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि जब ये फैटी एसिड जो है वो सवारी पे बैठ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आए थे तो इसने कितने ATP इस्तेमाल किए थे 2 ATP इस्तेमाल किए थे, ठीक है। ये ATP से AMP बना था जिसका मतलब हमने इसको 2 ATP कन्वर्ट करना है। अच्छा, जितने फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे ना उतने ATP इस्तेमाल है बायोएनर्जेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। जितने फॉस्फेट बॉन्ड इट्स ऑल्सो इन लेहरिंजर, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी बुक है, लिपन कोर्ट और हार्पर से भी अच्छी। तो अब जितने फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे उतने ATP इस्तेमाल हुए। ATP से अगर ADP बनता है ना तो हम ये कहते हैं कि 1 ATP इस्तेमाल हुआ। अब अगर इससे AMP बनता है तो इसका मतलब हम कहेंगे 2 ATP इस्तेमाल हुए, ठीक है। ये आई होप आपको ये बात मैं इस शॉर्ट टाइम में भी कन्वे कर पाऊँ शॉर्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्सेप्ट भी साथ में बताना है, मुझे बायोएनर्जेटिक्स का ये सारा भी बताना है और फिर मुझे इस चीज़ को कवर भी करना है कि मैं बुक पे भी रहूँ। तो इस तरह से जो हमारे पास कितने आ गए ये 2 ATP, यानी कि 2 ATP इस्तेमाल हो रहे थे, 2 ATP हमने इस्तेमाल किए थे तो वो 2 ATP हमने क्या करना है माइनस करने हैं, ठीक है। इस 108 में से 2 माइनस कर दो तो टोटल कितना बचा 106, तो 106 ATP बन रहे हैं पाल्मिटिक एसिड के टूटने से। इस तरह से आपने एग्ज़ाम में काउंट करना है कि किस कंपाउंड से कितने ATP आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक चीज़ आ जाती है मीडियम चेन फैटी साइल कोएडिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि मीडियम चेन ये यहाँ पर जो एसाइल को या आपने यूज़ किया एसाइल कोएडिहाइड्रोजिनेज जिससे FAD बना था और
यहाँ पे जो है आपने ये एंजाइम यूज़ किया। इसी तरह से ही इस एंजाइम के आइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है, मीडियम चेन के लिए डिफरेंट होता है। तो मीडियम चेन जो है जो 12 आपने 10 जो है 6 से 10 इस तरह कार्बन वाला कहा था, अगर ये एंजाइम जो है नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि मीडियम चेन जो भी हैं इनकी आप क्या नहीं कर पाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 6 से 10 कार्बन यहाँ पे लिखा है। इससे क्या होगा, जब इनकी बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हो पाएगी तो ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं ये जमा होने लगेंगे, ठीक है, विच एक्यूमुलेट, ये जमा हो जाएंगे एंड कैन बी मेजर्ड इन यूरिन, यूरिन में भी आएंगे, ठीक है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें थी इनकी बायोकेमिकल बेसिस जो है ना उन पे जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा भाई, आप फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे। अब अगर एक बंदा इतना मोटा था, ठीक है, वो इतना मोटा था, अब उसकी फ़ैट बर्न हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है, उसकी जो मशीनरी है जो उस फैटी एसिड को डिग्रेड करती थी वो ख़राब हो चुकी है। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो उसका जो ग्लूकोज है ना, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ होने लगेगा एज एनर्जी, तो फिर ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा उसमें, क्योंकि अब फैटी एसिड को तो यूज़ नहीं कर रहे। तो आप ये अल्टरनेटिव यही सोर्स बचा कि ग्लूकोज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हाइपोकीटोनीमिया भी हो जाता है इनमें, क्यों, क्योंकि एसिटाइल को ये है ना, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एसिटाइल को ऐसे कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, और अगर कीटोन बॉडीज़ नहीं बन रही इस बंदे में तो इसका क्या मतलब है कि इसमें कीटोन जो है बॉडीज़ वो कम हो जाएंगी, तो हाइपोकीटोनीमिया हो जाएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, और ये आसान ही है, ऑड नंबर कार्बन्स जो हैं और इनका सारा।